अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। एंड इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट के प्लांट्स कैसे अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं एंड कैसे अपनी जो ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं और कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, सो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज like all living organisms have a remarkable ability to produce and create young ones. This is called reproduction. यानी कि इट इज द एबिलिटी कि आप प्रोड्यूस करो, क्रिएट कर सको न्यू एंड यंग वंस, यानी कि अपने जैसे सेम यंग वंस प्रोड्यूस करो। उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। इन बायोलॉजी हम कैसे डिस्कवर करेंगे कि कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते, वी विल स्टडी ऑल अबाउट दैट। एंड जो सबसे we will explore the diversity in plants reproduction ranging from simple asexual, where a single parent genetic it generates genetically identical offspring, excluding gamete formation or meiosis, and to the sexual reproduction. अब इसमें क्या चीज है कि हमारे पास जो है ना, इन प्लांट्स हमारे पास दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज, ए का मतलब होता है नो, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों का होना जरूरी नहीं है। ठीक, इसमें कोई सिंगल पेरेंट भी हो तो इनफ होता है, लाइक उससे भी आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारे पास गैमीट्स रिक्वायर होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के एग एंड स्पर्म रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और मियोसिस का प्रोसेस होता है, पहला सेल साइकिल चलता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, वी जस्ट वांट अ सिंगल पेरेंट, एंड मियोसिस नहीं होता बल्कि सिंपल माइटोसिस हो। ठीक, और एक सिंपल मेथड होता है जिससे बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, यानी कि एज इट इज सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। ऑफस्प्रिंग कहते हैं बेबी को एक से। इसमें क्या होता है कि लाइक आपने अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें आपके पास मेल एंड फीमेल, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मॉम एंड डैड, दोनों की जीन्स आ रही हैं तो आप दोनों का मिक्सचर बनेगा ना। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी मॉम से ही आपके ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, मदर से डॉटर सेल्स बन रहे हैं, क्योंकि वो सेम टू सेम मदर की तरह होंगे, उनकी जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई मिक्सचर नहीं होगा, दे विल बी एग्जैक्ट सेम एज देयर पेरेंट। ठीक, यस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इट इज इन एक्चुअल।
Asexual reproduction is a straightforward method of creating new plant life. In this process, only one parent plant is involved and it gives rise to offsprings that are essentially clones. One parent is involved and give rise to offspring which are clones. क्लोन क्या होता है? एग्जैक्ट सेम ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन कहते हैं, जिसमें हर चीज अपने पेरेंट की तरह सेम टू सेम हो, उसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। जिसका जेनेटिक मेकअप यानी कि जो उसकी जीन्स है, जो उसका डीएनए है, जो उसका न्यूक्लियस है, हर चीज अपने पेरेंट की तरह। What make asexual reproduction distinct is that it doesn't rely on the formation of specialized reproductive cells called gametes or the complex process of meiosis. कह रहे asexual reproduction असल में डिफरेंट कैसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कि इसमें हमें गैमीट्स नहीं रिक्वायर होते। गैमीट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल। गैमीट्स क्या होते हैं? मदर का एग एंड फादर का स्पर्म, ये गैमीट्स होते हैं। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होते हैं। बॉडी के किसी और सेल से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बट गैमीट और एग, इन दो चीजों से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, जब ये दोनों एक साथ ज्वाइन होते हैं, तब जाके मियोसिस होता है, तब जाके एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ये होता है सेक्सुअल में। इन एसेक्सुअल हमें गैमीट्स की कोई नीड नहीं होती और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मियोसिस भी नहीं होता, ठीक है, विच शफल्स जेनेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस वेरिएशन। जो मियोसिस होता है उस प्रोसेस के थ्रू जो है ना, आपकी जेनेटिकल वेरिएशन होती है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, जो बेबी पैदा होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। बट इन एसेक्सुअल हमें कोई वेरिएशन इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हमारे पास मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस हो रहा होता है। Asexual reproduction rely on simpler methods such as cell division or the growth of specialized structure. Simple cell division हो रहा होता है इसमें, या फिर simple growth हो रही होती है structures की in asexual reproduction, ठीक? This simplicity and genetic uniformity make asexual reproduction a reliable and efficient way for some plants to propagate and expand their population. जो asexual reproduction है, ज़्यादातर plants उसी को यूज करते, उसी के थ्रू अपनी ग्रोथ करते, पॉपुलेशन बढ़ाते, क्योंकि दिस इज मोर सिंपल। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स है: बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनको हम आगे 1 बाय 1 इन डिटेल अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है हमारे पास? It is a simple way of making more of something. It's like splitting something into 2 equal parts. This method is commonly used for making more of certain tiny living things like bacteria, some one-cell creatures called protozoa, and some small animals without backbone, but no true plant is known to use this process. अब इसमें क्या होता है कि बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है, सिंपल स्प्लिटिंग प्रोसेस है। स्प्लिटिंग का क्या मतलब है? ब्रेक करना, स्प्लिट कर देना, 2 हिस्सों में तकसीम कर देना। बाइनरी फिजन के स्टेप्स हमारे पास इस टेबल में बने हुए हैं। वी कैन सी दैट एक हमारे पास सेल है, ठीक, और उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं उसको। अब देख रहे हैं ये इलोंगेट हुआ, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था, जो पहले एक डीएनए होता है, पहले एक सेल होता है, उसमें एक डीएनए होता है, ठीक, वो रेप्लिकेट हुआ, 2 डीएनए बना, 2 न्यूक्लियस बने, फिर हमारा सेल और इलोंगेट हुआ, और जो है ना सेल फिर ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और ये जो स्प्लिट हो जाता है ना, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। मदर का डीएनए 2 डीएनए में कॉपी हो गया और वो डीएनए अलग अलग सेल में चले गए, यानी कि एक मदर से 2 सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए और एग्जैक्ट सेम ही बने, ठीक, डिफरेंट नहीं बने, एग्जैक्ट अपनी मदर की तरह ही लगेंगे सेल्स। इनका न्यूक्लियस, इनका सेल टाइप, हर चीज सेम होगी। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बहुत सारे बैक्टीरियाज में हो रहा होता है और मेनी क्रिएचर्स लाइक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? 1 सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर नहीं होते, और इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। जैसे ये है ना, हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। मोस्ट प्रोटोजोआज, बैक्टीरियाज एंड वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती,
some animals without backbone, like बहुत छोटे छोटे कोई you can say microscopic organisms होंगे, ऐसी चीजें, एंड सम ट्रू प्लांट्स बाइनरी फिजन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. In bacteria, first the copy of their DNA is formed so that there are two identical sets. Step number 1 का बता रहे हैं. मदर DNA, एक DNA उसके कॉपीज बन गई, 2 बन गए, ठीक, बिल्कुल आइडेंटिकल सेट्स बने, बिल्कुल सेम टू सेम. देन दीज सेट्स मूव टू ऑपोजिट एंड्स. फिर ये सेट्स जो है ना ऑपोजिट, अभी एक साथ हैं, फिर ये थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, ऑपोजिट, एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ चला जाता है. फिर आता है next is the middle part of the bacteria starts to fold and dividing the stuff inside the two parts. अब आप देख रहे हो कि ये जो है ना बैक्टीरियल वॉल जो है, जो इनकी सेल वॉल है, वो जो है ना थोड़ा सा डिवाइड होने लगेगी, स्प्लिट होने लगेगी. तो ये स्टेप होगा. A new wall forms between these two parts. यहाँ इस वाले एरिया में न्यू वॉल फॉर्म हो जाएगी, ठीक, 2 कंप्लीट सेल वॉल्स बन गई. एंड फिर उसके बाद ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. This whole process ends with 2 new bacteria which will keep growing and eventually split into more. ठीक, इसी तरीके से फिर ये होगा, फिर इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे. इसी तरह ये फिजन का प्रोसेस चलता रहेगा. मोस्टली ये प्लांट्स में नहीं होता, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस रिक्वायर्ड है ना. ओके, सो दिस इज हाउ द बाइनरी फिजन विल टेक प्लेस. प्लांट्स में बहुत कम होता है, लाइक ट्रू प्लांट्स में नहीं होता ऐसा. लाइक प्लांट्स प्रोड्यूस मोर विद बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस, ये वाले प्रोसेस ज्यादा होते हैं, बट इन वेरी फ्यू प्लांट्स इट डू हैपन एज वेल. फिर हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ बडिंग. बडिंग में क्या होता है, इसमें जो है ना आप देख रहे हो एक सेल है, सेल के ऊपर एक छोटा सा और सेल बन जाएगा. ये एक्चुअली ना बडिंग का प्रोसेस होता है. In this kind of asexual reproduction, a tiny outgrowth called bud emerges on the parent's body. Outgrowth मतलब ये जो बाहर निकल आया है ना, एक सेल है, सेल के ऊपर एक और सेल बन गया, आउटग्रोथ उसे कहते हैं, ऊपर बन जाना. ठीक, पेरेंट बॉडी के ऊपर एक और छोटा सा सेल बन जाना, उसको हम बर्ड कहते हैं. इमेजिन इट लाइक अ स्मॉल बल्ज इन ईस्ट which is a single cell fungus. This outgrowth forms on one side of the cell. Inside the cell, the nucleus is split into 2 by mitosis, and one of these cell nuclei goes into the outgrowth. होता क्या इसमें, ईस्ट में मोस्टली बडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है. जैसे अब देखो, ये हमारे पास है एक सेल, ईस्ट का सेल है, फंगस होता है, ईस्ट है ना फंगस है. अब इसका जो ये न्यूक्लियस है ना, ये थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक और छोटा सा न्यूक्लियस बना देगा जो अभी कनेक्टेड ही है इसके साथ. एंड यू कैन सी जैसे एक पिंपल नहीं निकल आता, उस तरीके से ये एक छोटा सा बर्ड फॉर्म हो गया. और अब उस बर्ड को भी तो जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना, तो ये मदर का जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट हो जाएगा और ये अपना जेनेटिक मटेरियल बाय माइटोसिस उस अपने ऊपर जो बना हुआ एक छोटा सा ये बल्ज है, छोटा सा ये पिंपल टाइप का कुछ बना है, इसको अपना न्यूक्लियस शेयर कर देता है. फिर साइटोप्लाज्म भी शेयर करता है वो. फिर उसके बाद जो है ना उस बर्ड के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है, इसकी सेल वॉल मजीद डिफाइन हो गई है, साइटोप्लाज्म भी उसके पास चला गया है. एंड फाइनली वो एक कंप्लीट डिफरेंट सेल बना लेता है, कंप्लीट डिफरेंट सेल वॉल, कंप्लीट डिफरेंट न्यूक्लियस, प्रॉपर एक सेल बन जाता है पेरेंट सेल के ऊपर. फिर उसी सेल से आगे मजीद सेल्स बनते हैं और एक चेन बन जाती है, चेन ऑफ ईस्ट सेल्स फॉर्म हो जाता है. सही. Sometimes a parent cell can have more than one of these outgrowth growing at the same time. Each outgrowth gets bigger and become more like the parent. Eventually, the outgrowth can break away from the parent. In other cases, the outgrowths stay attached, and this leads to groups of individuals living close together, almost like a company, little community. इसमें क्या होता है कि
पेरेंट सेल के ऊपर एट अ टाइम एक एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी मल्टीपल बर्ड्स बन सकते हैं, ठीक। और हर बर्ड को उसके हिस्से का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ मिल रहा होता है, और उस बर्ड के ऊपर एक और बर्ड बनता है, एक और बर्ड बनता है, और इसी तरीके से इनकी पूरी कॉलोनी बन जाती है। ये जो पूरी बन गई है ना, ये एक कम्युनिटी बन गई है, एक कॉलोनी बन गई है, ठीक। In higher plants, the outgrowths are often developed, which are of two types, vegetative buds and floral buds. जो हायर प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लाइक यू कैन से अ प्रॉपर ग्रोन अप प्लांट कोई होगा, तो उसमें जो है ना टू टाइप्स के बर्ड्स बनते हैं, एक वेजिटेटिव बड और एक फ्लोरल बड। द वेजिटेटिव बड गिव राइज टू न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स। जो वेजिटेटिव बड जो बनेगा, उससे जो है ना ब्रांचेस बनेंगे और लीव्स बनेंगी, और जो फ्लोरल बर्ड्स होंगे उनसे क्या बनेंगे, उनसे न्यू फ्लावर्स बनेंगे, ठीक। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। उसके बाद आता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हो रहा होता है। इसमें जो है ना स्पोर्स जो है ना, सबसे पहले स्पोर को समझना है आपको। स्पोर जो है ना बहुत स्मॉल, बहुत छोटे से यूनिसेलुलर यानी वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। नॉन मोटाइल मतलब दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, कैन नॉट मूव, यानी जहां ग्रो होते हैं वहीं पे रहते हैं। थिक वॉल्ड, इनकी जो वॉल होती है ना, सेल है, सेल के ऊपर एक वॉल बनी हुई होती है, बहुत थिक वॉल होती है। रेजिस्टेंट होता है, यानी कि खुद से ब्रेक नहीं हो सकता और ना ही कोई और चीज इनको ब्रेक करती, लाइक दे आर वेरी फाइन थिक वॉल्स। एंड ये एक्चुअली होते क्या है, दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी कि इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, दे आर टिन single cell reproductive units that can develop into a new organism without fertilization. इनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, अगर फीमेल गैमेट है तो मेल गैमेट आके उसको फर्टिलाइज करेगा और फिर ही वो एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, ठीक। तो इनको ऐसी कोई नीड नहीं है, इनको मेल गैमेट की नीड ही नहीं है क्योंकि दे डोंट हैव टू प्रोड्यूस सेक्सुअली, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सही है। इन मेनी फंजाई लाइक राइजोपस, राइजोपस एक फंजाई की एक टाइप है, ठीक। और when they are ready to make new ones, their body cell creates strong protective bags called sporangia. अब क्या होता है, जो फंजाई है फॉर एग्जांपल राइजोपस, जब उसको अब रिप्रोड्यूस करने, जब उसको मजीद अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने, तो वो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरेंजिया जो है ना एक बैग की तरह होता है। यू कैन से स्पोरेंजिया इज अ बैग, उसके अंदर हमारे पास स्पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे 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 स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोरेंजिया जिस स्टॉक पे, जिस ब्रांच पे होते हैं, उसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया क्या होता है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक क्या कहते हैं, बैग। ये अब एक बैग बना हुआ है, ठीक है। इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन सम प्लांट्स, जैसे फंजाई, एल्गी, इनमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इस स्पोरेंजिया में स्पोर्स स्टोर होते हैं। इट्स अ बैग जिसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे स्पोर्स स्टोर होते हैं, ठीक। और ये जो स्टॉक है जिस पर ये बैग लगा हुआ है, इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक। इस चीज को समझना है हमने। Inside these bags, cell divide a lot and make many tiny cells called spore. अब ये जो है ना, इस बैग के अंदर एक स्पोर है, वो डिवाइड होके दो और स्पोर बना रहे, फिर वो दो स्पोर और स्पोर्स बना रहे और बनाए, और इसी तरह ये बैग स्पोर्स से फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। Each spore have a tough shell called a cyst that helps it survive in unfavorable period. अब for example, now you can see
एक स्पोर है हमारे पास, ये एक छोटा सा स्पोर है यू कैन से। अब इस स्पोर के ऊपर एक और कवरिंग है, ये थिक सी सख्त सी एक कवरिंग है, इसको हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट पूरे को हमने क्या कहा, स्पोर। स्पोर के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सिस्ट। और ये सिस्ट क्या करता है, अपने स्पोर को ना प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक फंजाई है, उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि थोड़ी सी जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर उसको न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो सरवाइव कर सके, बड़ा हो सके। ठीक, वो फेवरेबल कंडीशन होती है, उसमें रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडीशन है कि उनको ना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ना प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत चांसेस होते हैं कि आपका प्लांट डाई हो जाए, मर जाएगा। लेकिन ये जो लेकिन प्लांट क्यों नहीं मरता है, ये फंगस क्यों नहीं मरते हैं? इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है ना ये सिस्ट जैसी कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। सिस्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है स्पोर, ये उस स्पोर को मरने नहीं देता, डाई नहीं होने देता। राइजोपस जो है ना, असल में इसको कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। आपने देखो ब्रेड के ऊपर अक्सर फंगस लग जाती है, गर्मियों में तो ज्यादा लगती है। आपने ब्रेड रखी हुई होती है फ्रिज में, अगर आप उसको ना रखो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर ब्रेड आई हुई है 3-4 दिन से, अब जब आप लोगों को अगर कोई बेकिंग करते हो तो किसी को पता होगा कि आप अगर ब्रेड या पिज्जा वगैरह बना रहे हो तो आप उस डो के अंदर ईस्ट डालते हो। और ईस्ट क्या है, ईस्ट फंगस है। और आपने अक्सर देखोगे कि आपकी डो राइज कर जाती है अगर आप उस पर 1-2 घंटा रखो। वो क्यों राइज होती है, वो इसलिए राइज होती है क्योंकि उसके अंदर फंगस मल्टीप्लाई ग्रो कर रही होती है और वो डो को राइज करवा देती है। इसी तरह जो ये राइजोपस है, आपने अक्सर देखोगे ईस्ट एक अच्छा बैक्टीरिया, एक अच्छा फंजाई जो हमें रिक्वायर्ड होता है। हम अक्सर जो है ना मिल्क ब्रूइंग और इन चीज़ों में यूज़ करते हैं, चीज़ बनाने में, इन सब चीज़ों में। बट जो राइजोपस है वो तो एक फंगस है ना, इसको हम खा सकते हैं ना हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हार्मफुल होता है। आपके ब्रेड के ऊपर अक्सर ब्लैक ब्लैक या ग्रीन ग्रीन जो लग जाता है वो यही राइजोपस होता है। और क्यों ग्रो करता है, आपके ब्रेड में नमी है, गीली है आपकी ब्रेड गर्म टेम्परेचर पे रखी हुई, गर्मियां हो रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो उसके अंदर जो है ना फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। वो उसके लिए फेवरेबल सूटेबल इन्वायरमेंट है, वो उसमें ग्रो करता है और आपको दिखना लग जाता है ग्रीन ग्रीन सा। ठीक, तो सेम वो कैसे ग्रो करते हैं, वो स्पोर के थ्रू ग्रो करता है। स्पोर्स होते हैं जो स्पोर्स मल्टीप्लाई करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, व्हेन द स्पोरेंजिया आर ग्रोन अप, जब हमारे पास हमारा जो सैक होता है, ये जो बैग होता है स्पोरेंजिया, जब वो ग्रो अप कर जाता है सही से, देन इट पॉप अप, देन इट ओपन and let the spores come out. When the condition become favorable, these spores start growing into new rhizopus. कह रहे हैं जब ये हमारा बैग जो होता है स्पोरेंजिया, ये बैग जब हमारा फिल हो जाता है स्पोर्स से, तो ये बैग जो है ना फट जाता है या खुल जाता है और सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। फिर वो स्पोर्स मल्टीप्लाई होते हैं और ग्रो करते हैं और वो जो है ना और राइजोपस यानी और फंगस को बनाते हैं। तो इस तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। In unfavorable conditions, some types of filamentous bacteria, such as actinomycete, also make spores. These bacterial spores are also tough with thick wall. They form outside the bacterial cells, so they are called exospores. कह रहे हैं ये तो हमने फंगस की बात कर रही है, कह कुछ बैक्टीरियाज में भी हमने जो है ना ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन नोट की है, जैसे कि एक्टिनोमाइसीट, ये एक बैक्टीरिया की टाइप है, इनमें भी स्पोर फॉर्मेशन होती है इन अनफेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में ये इजीली डिवाइड हो जाते, ग्रो हो जाते, बट अनफेवरेबल कंडीशन जिसमें इनको फूड एंड मॉइस्चर और सब कुछ प्रॉपर नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में ये भी स्पोर्स बनाते हैं और इनके स्पोर्स की भी टफ थिक सेल वॉल होती है जो इनके स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, और ऐसे बैक्टीरियाज में जो स्पोर्स होते हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर बनते हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्सोस्पोर्स।
और अपॉन जर्मिनेशन ईच स्पोर फॉर्म पेरेंटल फिलामेंट गिवन राइज सच सेवरल न्यू बैक्टीरियल फिलामेंट्स। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब आपकी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, जब आपके पास इनफ फूड, वाटर, टेम्परेचर सब कुछ आपके हक में होते हैं, जब सब कुछ आपके पास होता है, तब आपका स्पोर जो है ना, तब आपका स्पोर ग्रो करने लग जाता है। ठीक। आ, और स्पोर जो है ना ब्रेक करता है अपने ऊपर के उस शेल को, हार्ड शेल को, और न्यू प्लांट या न्यू फंगस या न्यू बैक्टीरिया में ग्रो करने लग जाता है। तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक। तो यानी बहुत सारे बैक्टीरियाज में भी स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। This is important to note that the microspore and megaspore in seed-producing plants are the spores of bryophytes and pteridophytes that give rise to gametophyte body are not supposed to be the plant of asexual reproduction because during the spore formation these plant meiosis is generally involved. इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि अक्सर हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर होते हैं। ठीक। लेकिन ये स्पोर्स जो है ना, वो वाले स्पोर्स नहीं होते जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये जो है ना प्लांट की टाइप्स हैं, इनके अंदर जो स्पोर्स मौजूद हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बने, बल्कि ये स्पोर्स जो है ना बने हैं प्लांट मियोसिस से, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सो इनको हम एक्चुअल स्पोर्स कंसिडर नहीं करते। दिस इंफॉर्मेशन इज अ बिट एक्स्ट्रा फॉर यू गाइज, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को बस ये समझ आना चाहिए कि स्पोर क्या होता है। यहाँ देखिए, स्पोरेंजिया है, बैग है, इस बैग के अंदर स्पोर्स हैं, और ये जो स्टॉक है जिस ब्रांच के ऊपर ये लगे हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए इसका। अब हमारे पास एक और प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इट इज बेसिकली अ प्रोसेस, इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। अब मैं बुक वाली डेफिनेशन बताती हूँ आप लोगों को, दैट व्हाट इट इज सेइंग। पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑफस्प्रिंग डायरेक्टली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। डायरेक्टली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अब अनफर्टिलाइज्ड एग का क्या मतलब है? इसमें जो मदर का एग है इसको फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं, यानी को इसको फादर स्पर्म की कोई नीड है ही नहीं। अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसी अनफर्टिलाइज्ड एग से ही हमारे पास दूसरा प्लांट बनेगा। क्योंकि ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पास दोनों गैमेट्स मौजूद हो, मेल फीमेल दोनों। इसमें सिर्फ अगर हमारे पास मदर एग भी होगा तो हमारे पास इनफ होगा। वो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, उससे ही हम अपना फ्लावर प्लांट बना सकते हैं। In flowering, plant is defined as the asexual formation of a seed from the maternal tissues of the ovule, avoiding the process of meiosis and fertilization. इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? asexual formation of seeds हो रही होती हैं। seeds बन रहे होते हैं बट सिर्फ asexually बन रहे होते हैं, सिर्फ मदर टिश्यू से। maternal का मतलब है मदर टिश्यू से हमारे पास सीड्स बन रहे होते हैं बाय द प्रोसेस, और इसमें अवॉइडिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। क्या मतलब? मियोसिस नो, फर्टिलाइजेशन नो। ठीक। क्योंकि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इट इज अंडरस्टूड, ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो, asexual, parthenogenesis, vegetative propagation, spore formation, budding या binary fission, इनमें बिल्कुल भी meiosis नहीं होती, और इनमें बिल्कुल भी fertilization नहीं हो रही होती, और इनमें सिंपल सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। लीडिंग टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हमारे पास meiosis एंड fertilization नहीं होती और फिर भी हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप होता है। दिस कैन हैपन ड्यू टू वेरियस ट्रिगर्स सच एज चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन और of hormonal signal. Parthenogenesis in plant is also known as apomixis. ठीक। other name of parthenogenesis is apomixis. इसमें क्या हो रहा होता है? मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे पास एम्ब्रियो बनता है,
सिर्फ मदर सेल से, ठीक। और ये इसका रीजन क्या हो सकता है? कोई इन्वायरमेंटल चेंज, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, यानी कि मदर एंड फादर दोनों फ्यूज नहीं हो पाते सेल्स, तो सिर्फ एक सिंगल सेल से हमारे पास ऑफस्प्रिंग बन जाता है। Since it involves the creation of offspring without the fusion of genetic material from two parents, it is considered a form of asexual reproduction. ये कह रहे चूंकि इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, मदर एंड फादर दोनों इन्वॉल्व नहीं है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं। व्हाट इट इज? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन असल में होता है, इट इज ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इनसे न्यू प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स बनते हैं इंस्टेड ऑफ सीड्स। हमने देखा है ना कि अब जब भी सीड्स बीज डालते हैं तो उसमें से न्यू प्लांट बनता है, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इसमें नो सीड से नहीं बनता बल्कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं जिनसे वेजिटेबल्स बनते हैं, लाइक लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्रूट हो गया, उनसे हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट बनता है, ठीक। फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय मींस ऑफ देयर फ्लावर्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनके फ्लावर्स के थ्रू। उनके फ्लावर्स के ऊपर जो पोलेंस और ये सीड्स वगैरह होते हैं जिनसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ जो है ना विदाउट सीड्स भी अपने बेबीज ग्रो करते हैं और उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। विदाउट सीड्स जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। टू टाइप्स होती है इनकी। one that plants do on their own which we call natural vegetative propagation। एक वो होता है जो प्लांट्स खुद ही कर लेता है आपस में, ठीक, उसको नेचुरल कहते हैं। और एक वो होता है जो इंसान करवाता है, ठीक है, तो वो नेचुरल नहीं होता, फिर वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। आर्टिफिशियली भी हम करवा रहे होते हैं ताकि हमें जो है ना ज्यादा प्लांट्स, फ्रूट्स और ये सब कुछ मिले। अच्छा, मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है ये देख लेते हैं। Natural vegetative propagation in plants refer to the process by which plant reproduce asexually using their own natural mechanism। Natural mechanism के थ्रू हो रहा होता है, नो ह्यूमन रिक्वायर्ड, इसमें ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती। इस मेथड में क्या होता है? प्लांट्स आर जनरेटेड फ्रॉम वेरियस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमारे पास जो है ना प्लांट बन रहा होता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक रनर्स और बल्ब्स। इनके थ्रू जो है ना हमारे पास जो है ना न्यू प्लांट्स बन रहे होते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन रहे होते हैं। These structures develop into independent plants. Since they originate from the same parent, they often have identical genetic characteristics। कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्लांट का रूट हो गया, स्टेम हो गया, उनके लीव्स हो गए, उनके बल्ब्स हो गए, रनर्स हो गए, उनके थ्रू जो उनके ऊपर उनसे जो न्यू प्लांट्स बनते हैं ना उनको हम वेजिटेटिव प्लांट्स कहते हैं। बल्ब्स क्या होते हैं असल में? आपने कभी प्याज देखी है? प्याज जो है ना लेयर्स की फॉर्म में होता है, एक फ्रूट की फॉर्म में। जैसे टोमेटो है, टोमेटो में कोई लेयर्स नहीं है, प्रॉपर एक फ्रूट, एक वेजिटेबल है ना। लेकिन प्याज में आपने नोट किया अलग अलग लेयर्स हैं सबकी, तो उनको ना हम बल्ब्स कहते हैं। Bulbs are compact, thickened, vertically grown underground stems enveloped by thick, succulent, fleshy leaves, serving as a reservoir of stored nutrients। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। Beneath the bulb space, adventurous roots sprout while shoots emerge from its upper region. Each shoot is capable to be developed into a new plant, fisheries like flowers, onions and lilies. अच्छा वो कह रहे हैं जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अनियन है, अनियन दिखाया हुआ है हमें। अब आप इसकी बल्ब्स देख रहे हो, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये बल्ब्स हैं। कह रहे हैं कि ये इन बल्ब्स के साथ जो है ना हमारे पास नीचे अंडरग्राउंड है ना, इनकी और रूट्स एंड शूट्स बन रही होती हैं, और इन रूट्स से फिर जो है ना अदर यंग वंस पैदा होते हैं। इन रूट्स की हेल्प से ना फिर और अनियंस पैदा होते हैं और अनियंस बनते हैं। तो ये इनके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक। बल्ब है, बल्ब से जो रूट्स निकली ये इनका वेजिटेटिव पार्ट है, इससे फिर और अनियंस बन रहे हैं। तो इस तरीके से बल्ब्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुई, ठीक। ट्यूलिप्स जो होते हैं, ट्यूलिप फ्लावर, वो भी एक बल्ब की तरह ही होता है, उससे भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर हमारे पास आता है कॉर्न। हाँ, बल्ब का मैंने बताया कि ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं सराउंडेड बाय फ्लैशी लीव्स दैट स्टोर फूड और एंड दे कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अंडरग्राउंड होता है, प्याज वगैरह जो है ना अंडरग्राउंड ग्रो होने वाली सब्जियां हैं, ये अंडरग्राउंड होते हैं। इनके अराउंड जो है ना इनके फ्लैशी लीव्स मतलब थोड़े से थिक होते हैं। आपने प्याज को देखा है ना, बहुत पतले पतले उनकी लेयर्स नहीं होती, थिक लेयर्स होती हैं इनकी, और उनके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर होते हैं। फिर उनसे और रूट्स बनती है और उन रूट्स से फिर मजीद और अनियंस वगैरह बनते हैं, ठीक। फिर आता है हमारे पास कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? अ शॉर्ट स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। अ शॉर्ट stolen underground stem। इनके अंदर भी जो है ना फूड स्टोर हो रहा होता है, इनकी हार्ड कवरिंग होती है एंड इनसे भी जो है ना न्यू प्लांट्स बन रहे होते हैं। ये जो पिक्चर बनी हुई देख रहे हैं ना, ये कॉर्न की बनी हुई है। कॉर्न क्या है? कॉम्पैक्ट है, थिक है, वर्टिकली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम है। ये भी अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, जमीन के नीचे, थिक होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि ज्यादा बड़े फैले हुए नहीं होते हैं, ठीक। इनके अंदर भी फूड स्टोर होता है, यानी कि इनके अंदर भी जो है न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। दे आर नॉट एनवेलप्ड बाय फ्लैशी लीव्स। जैसे अनियन था ना, अनियन के अंदर अगर ये बल्ब है ना, ये चीज बल्ब है, तो वो सराउंडेड है बाय फ्लैशी लीव्स। ये जो अनियन की लेयर्स है ना, इस बल्ब से रूट्स निकल रही हैं हमारे पास, कह रहे। लेकिन जो कॉर्म है वो भी अंडरग्राउंड ही है, बट इनके ऊपर जो है ना, ये आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये कॉर्म है, ये भी कॉर्म है, ये भी कॉर्म है, सब कॉर्म सा कह रहे। लेकिन इनके ऊपर कोई फ्लैशी लीव्स की लेयरिंग नहीं है, ये बिल्कुल ओपन होता है, इनके ऊपर कोई एनवेलप नहीं है। एट द टॉप ऑफ अ कॉर्म यू विल फाइंड बर्ड्स। These birds give rise to shoots which then develop into a new plant। कह रही जो कॉर्म है ना, इन कॉर्म के ऊपर जो है ना फिर छोटे छोटे बर्ड्स बने हुए होते हैं, बर्ड्स बने हुए होते हैं। फिर उन बर्ड्स से जो है ना जमीन के ऊपर प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जमीन के बाहर स्टेम, वो शूट्स बनाते हैं। शूट क्या होते हैं? शूट कहते हैं, रूट्स जो है ना जमीन के अंदर होते हैं, शूट जमीन के ऊपर होते हैं। जो प्लांट की जो ब्रांचेस और लीव्स और ये सब है ना, इनको हम शूट कहते हैं। कि जो कॉर्न है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्न है, ये जमीन के नीचे, कॉर्न के ऊपर बर्ड्स बनते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स बन गए, ठीक। फिर उन बर्ड्स से स्टेम शूट्स बनते हैं, वो और लीव्स और प्लांट्स वगैरह, फ्रूट ग्रो हो गया उस पर, कुछ भी जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बर्ड से भी वेजिटेबल्स बनते हैं, पैदा होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस यूजिंग कॉर्न्स इंक्लूड दशीन एंड गार्लिक। दशीन भी गार्लिक की तरह एक चीज होती है। जब आप गार्लिक देख रहे होते हो ना, लहसुन,
लहसुन भी कॉर्न्स की हेल्प से ही ग्रो होते हैं। कॉर्न्स के अंदर से प्लांट निकलता है और उन पे गार्लिक उगी भी निकलती है। ठीक। फिर हमारे पास आता है राइजोम। राइजोम क्या होता है? राइजोम भी जो है ना अंडरग्राउंड रूट जैसा ही होता है। अदरक आप लोगों ने देखी है, जो अदरक होती है, अदरक असल में राइजोम अंडरग्राउंड रूट है। अदरक rhizomes are flat horizontal underground stem that have small scale like leaves. Along the rhizome there are distinct nodes and intervals. कह रहे ये जो राइजोम है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। वर्टिकल तो यूं होता है ना, हॉरिजॉन्टल यूं होता है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। एक स्टेम होता है जमीन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है, सॉइल है। एक स्टेम ब्रांच जमीन के ऊपर होती है और एक स्टेम जमीन के नीचे होती है। जमीन के नीचे की जो स्टेम है ना, उसको यहाँ फिलहाल हम राइजोम कह रहे हैं। राइजोम है। इनमें हमारे पास डिफरेंट नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स एंड इंटर नोड्स क्या होते हैं? ये वो जगहें हैं, नोड्स असल में वो जगहें होती हैं जिनसे लीव्स और रूट्स वगैरह बनती हैं। ठीक, यानी नोड्स की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम फ्रॉम विच लीव्स एंड ब्रांचेस अराइज। नोड इज पार्ट ऑफ स्टेम, लीव्स के जो राइजोम है इनमें डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसका नोड है, ये उसका नोड है। आप कह सकते हो कॉर्नर वाले पॉइंट्स जहां से आपको पता है कि एक और लीफ बन सकता है, एक और ब्रांच बन सकती है, नोड उस जगह को कहते हैं। और इंटर नोड मतलब दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको इंटर नोड कहते हैं। एट दीज नोड्स buds are formed. The buds on the upper side of the rhizome grow into shoots. मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट में दो चीजें होती हैं, रूट एंड शूट। जो रूट होता है वो जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे जो होती है उनको हम रूट कहते हैं। जो जमीन के ऊपर वाली होती है उनको हम शूट कहते हैं। ठीक, रूट एंड शूट। कह रहे जो राइजोम है, राइजोम के ऊपर हमारे पास बर्ड्स बन जाते हैं। बर्ड्स हमें पता है कि छोटे छोटे से पिंपल लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक, ये फॉर एग्जांपल एक बर्ड बन गया। अब ये बर्ड जो है ना गिव राइज टू, इस बर्ड के अंदर से जो है ना एक स्टेम, एक शूट निकलेगा। ये राइजोम खुद तो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे है। ठीक, जमीन के नीचे इसके ऊपर एक बर्ड बना। अब इस बर्ड से जो है ना शूट्स बनेंगी जो जमीन के ऊपर जाएंगे और फिर उससे एक नया प्लांट बनेगा। These shoots are capable to develop into new plants. Plant like ginger, fern, and water lilies use rhizome for reproduction. जिंजर का प्लांट, अदरक, वाटर लिलीज, फर्न्स भी अदरक की तरह एक चीज को कहते हैं। ये सब जो है ना राइजोम्स के थ्रू बनती है। मैंने आपको बताया बल जो कॉर्न था, कॉर्न के ऊपर भी छोटा सा बर्ड बनता है और उस बर्ड से शूट बन रहा था और दूसरा प्लांट बन रहा था, पूरा जमीन के ऊपर वो ग्रो आउट कर रहा है। उसी तरह राइजोम के ऊपर भी बर्ड्स बन रहे हैं और उन बर्ड्स से शूट्स बने जो जमीन के ऊपर निकल जाते हैं और दूसरा प्लांट बनाते हैं। सिमिलर सिमिलर होते हैं इनमें, मतलब बहुत सारी चीजें ना आपको सेम सेम लगेंगी। फिर आते हैं स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स क्या चीज है? ये जो है ना swollen tips of underground stems हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकी। स्टेम ट्यूबर्स आर swollen tips of underground stem that primarily serves as storage structure found in certain plants. Stem tubers often have eyes or bud clusters on their surface. आलू देखा, पोटैटो, पोटैटो असल में एक स्टेम ट्यूबर है। स्टेम ट्यूबर क्या होता है? जो आपका प्लांट है अंडरग्राउंड ही होते हैं। ये प्लांट है, प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है। हर रूट के साथ एक स्वोलन, एक सूजा हुआ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे आलू, आलू क्या है? आलू हमारे पास एक स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल। ये एक स्टेम होता है जो जमीन के नीचे ग्रो हो रहा है, हर रूट के एंड से ग्रो हो रहा है, स्टोरेज स्ट्रक्चर है।
आलू क्यों एक फूड है? आलू इसलिए हमारे लिए फूड है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो जाते हैं, फूड स्टोर हो रहा होता है जमीन के नीचे, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि आलू के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी वाइट वाइट सी कुछ चीजें बनी हुई होती हैं। हम अक्सर मदर्स को कहते हुए सुना होगा कि आलू की आंखें हैं। तो ये जो है ना बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम आईज या फिर बर्ड कह रहे होते हैं। इन swollen स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं फ्रॉम विच न्यू shoots कैन ग्रो when conditions are suitable. Example of plants that produce stem tubers include potatoes and yams. These structures serve as a source of food and means of propagation for the plant that produce them. कह रहे ये जो आलू जो निकले हैं इनके ऊपर बर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, फिर इन्हीं बर्ड्स से जो है ना अगेन शूट्स निकलते हैं, अगेन दूसरा प्लांट बनता है जमीन के ऊपर, सेम एज राइजोम, सेम एज कॉर्न, बिल्कुल सेम सेम इनका मैकेनिज्म है। जमीन के नीचे कोई ऑर्गन, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं और उन बर्ड्स से फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते, प्लांट्स एंड पूरा लीफ, पूरा एक प्लांट जमीन के ऊपर बन जाता है। समझ आई? आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं तो आप लोग उसमें देखना कि अक्सर जो है ना जमीन do stolons and runners ever compete with the parent plant of nutrient, or is there a way the plant balances it? Okay, so we talk about it that we have favorable and unfavorable conditions both. ठीक, तो ये जो stem and tubers grow करते हैं, they grow in favorable conditions. They do compete because they also need water and फर्टिलाइजर एंड एवरीथिंग टू ग्रो। क्योंकि आपको पता है जो आलू हम खा रहे हैं ये फर्टिलाइजर, पानी, खाद, हर चीज से ग्रो हो रहा है। सो दे डू नीड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली, बट दे ग्रो इन फेवरेबल कंडीशंस। जब हमारे पास इनफ वाटर है, इनफ फूड है, इनफ न्यूट्रिएंट्स है, उसी कंडीशन में दे ग्रो करते हैं। सो एक्चुअली नेचुरली दे बैलेंस आउट, बैलेंस हो रहा होता है। जो जमीन के ऊपर जो प्लांट ग्रो हो रहा होता है और जमीन के नीचे जो ट्यूबर ग्रो हो रहा होता है, दोनों में एक नेचुरल बैलेंस कायम होता है नेचुरली, ठीक है। अगर नेचुरल बैलेंस ना होता तो फिर क्या होता? या जमीन के ऊपर वाला प्लांट बहुत ग्रो करता है या जमीन के नीचे वाला प्लांट ट्यूबर बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ठीक। सो दे ग्रो व्हेन कंडीशंस आर सूटेबल। एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स मैंने आपको बताया पोटैटोज हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो है ना सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी ये हमारे लिए भी एक सोर्स ऑफ फूड ही बन जाता है। स्टेम एंड ट्यूबर्स ये हो गए। फिर आते हैं स्टोलन एंड रनर्स। स्टोलन और रनर्स, या स्टोलन बोलो या रनर बोलो, दे बोथ आर सेम थिंग। अब अभी तक जो हमने जितने भी पढ़े, दे ऑल आर स्टेम्स बिलो ग्राउंड, जमीन के नीचे ग्रो हो रहे। बट ये जो स्टोलन एंड रनर्स है ना, दे ग्रो अबव द ग्राउंड, ये जमीन के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। They are horizontal above ground stems that grow along the soil surface. The above ground parts of the plant, like strawberries and creeping buttercups, are typically very short, with most of their structures below the ground. These short stems are known as rootstocks and they carry leaves and flowers. After the main shoot has bloomed, side buds create long shoots that grow horizontally along the ground, often called stolon or run. These runs have small scale-like leaves at specific points, and they have long sections between these points. At each of these points where the leaves are there is a bud that has the potential to grow. Alright. इसमें सिंपल क्या है? इसमें सिंपल ये होता है कि ये जो स्टोलेंस होते हैं ये जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। ये मोस्टली शॉर्ट हाइटेड होते हैं, इनकी ज्यादा कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी प्लांट अगर आप लोगों ने देखा हो, ये देखते आप बिल्कुल इसकी कोई स्टेम वगैरह नहीं बनेगी। स्टोलन एंड रनर्स जो है ना, दे एक्चुअली do not provide any life support to the plant, क्योंकि basically they grow over the soil, ठीक है, जमीन के ऊपर ग्रो हो रहे हैं
और जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे तभी ये ग्रो करेंगे। एंड दे डोंट हैव एनी पेरेंट प्लांट और समथिंग, क्योंकि they themselves grow above the ground. So you can say they're actually themselves parent plant. ठीक। तो अब आप इसमें देखें कि स्टोलेंस जो है ना एक्चुअली शॉर्ट हाइटेड होते हैं, कोई इनकी लंबी लंबी ब्रांचेस नहीं होती, कोई इनकी लंबी लंबी ब्रांचेस नहीं होती। स्टोलेंस पर जो है ना छोटे छोटे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरीज आप देखते हैं, बटर कप्स भी ऐसी स्ट्रॉबेरी टाइप की फ्रूट होती है। इनकी आफ्टर द मेन शूट हैज ब्लूम्ड, साइड बड्स क्रिएट लॉन्ग शूट्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड। कह रहे जैसे ही इनकी जो मेन शूट होती है, जो ये जमीन के ऊपर की एक मेन ब्रांच होती है, वो जैसे ही ग्रो करती है तो उसके अंदर से और साइड शूट्स निकलती हैं। ये देखना आप, इतने सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। फिर उन पे प्रॉपर लीव्स ग्रो होते हैं और फिर उन पर स्टोलन्स ग्रो होते हैं। ये जो स्ट्रॉबेरीज है ना, इनको इन्होंने यहाँ पे स्टोलन्स का है। मेन शूट ब्लूम हुई, साइड बर्ड्स उससे और शूट्स ग्रो हुई और ब्रांचेस बनी, और उन और ब्रांचेस पर जो है ना स्टोलन्स और रनर्स ग्रो हुए। ये जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं ना स्ट्रॉबेरी की फॉर्म में, इनको हम स्टोलन कह रहे हैं असल में। इन पे छोटे छोटे लीव्स होते हैं और जहां पर लीव होते हैं वहां पर एक बर्ड भी होता है जो पोटेंशियली ग्रो कर रहा होता है, और इसी तरह पूरा एक प्लांट डेवलप हो जाता है। ओके, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज सकर्स इन एक्चुअल। सकर्स क्या होते हैं कि दे इमर्ज like small shoots from the underground parts of plant, such as the root system or near the base of the main tree. ये देख लो ये वाली डायग्राम। इसमें क्या है, ये आप देख रहे एक मेन प्लांट है, ठीक है, इसकी रूट्स वगैरह निकली हुई हैं। इससे कनेक्ट होके ना एक और सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा और उस सिस्टम से भी शूट्स निकलेंगी, यानी कि प्लांट की ब्रांचेस वगैरह निकलेंगे, पूरा एक प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे प्लांट्स, फिर ये जो है ना अपना फूड वगैरह खुद से जनरेट करेंगे, अपनी रूट्स निकालेंगे, खुद बड़ा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट इनिशियली ये जो है ना अपनी मेन स्ट्रीम जो है ना अपने मदर प्लांट से लेती हैं। दीज शूट्स कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, वहां से न्यू प्लांट्स बनना स्टार्ट होते हैं। एज द सकर्स ग्रो दे फॉर्म देयर ओन stems, leaves, and roots. They eventually become self-sustaining plants but remain connected to their parents for a period. ये देखो, ये जो ग्रीन चीज निकलेगी ना, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन हमने पहले देखा था ना, तो ये जब निकलेगा तो उसको हम सकर कहते हैं, और उसमें से जो है ना न्यू न्यू प्लांट्स निकलेंगे। कुछ देर के लिए वो प्लांट्स जो है ना मदर प्लांट पर रिलाई करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपना खाना वगैरह सब कुछ खुद लेना स्टार्ट कर देंगे, बट पेरेंट प्लांट से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ दे वर्क। दे इजेंशली बिकम सेल्फ सस्टेनिंग प्लांट्स बट रिमेन, हाँ, ये जो है ना फिर वक्त के साथ साथ सेल्फ सस्टेनिंग बन जाते हैं, यानी कि अपना खाना वगैरह फिर खुद बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो पेरेंट प्लांट पर रिलाई नहीं करते। Sucker may receive nutrients and water from the parent plant, helping them establish themselves. स्टार्टिंग में इनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह सब इनके पेरेंट प्लांट से मिल रहा होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ये अपना काम करना खुद स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओवर द टाइम द सकर्स डेवलप, खुद डेवलप होते हैं, अपने रूट्स खुद बनाते हैं, खुद सस्टेनेबल हो जाते हैं। दे कैन थ्राइव इंडिपेंडेंटली, और फिर ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक मदर प्लांट से सकर्स निकले और सकर से पूरे न्यू न्यू प्लांट्स बनना स्टार्ट हो गए। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, पत्तों से कैसे प्लांट्स बनते हैं। ब्रायोफाइलम, अ टाइप ऑफ प्लांट, न्यू प्लांटलेट्स आर क्रिएटेड along the edges of its leaf. ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्तों के कोनों से जो है ना न्यू प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये देख लो, ये वाला जोन, इसमें आपको गोल गोल सा बीड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये जो है ना इन पत्तों के किनारों पे जो है ना न्यू प्लांट्स अब ग्रो होना स्टार्ट होंगे। कैसे होंगे,
इन इन पत्तों की एजेस पे जो है ना टेनी वर्जन ऑफ द सेम प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही प्लांट कोनों कोनों पे जो पत्तों की एजेस है उस पर ग्रो करना स्टार्ट करते थे। और फिर जब थोड़े से बड़े हो जाए ना ये डिटैच हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। जब ये गिर जाते हैं और जमीन पे गिरते हैं, मिट्टी पर गिरते हैं, तो फिर वहां पर वो ना अपना सेपरेट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से जब ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये जब झड़ती हैं, जब ये मिट्टी पे जाके गिरती हैं, मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वहां पे पानी और अपने न्यूट्रिएंट्स पकड़ना शुरू करते हैं सॉइल से, और बड़ा होना स्टार्ट करते हैं, अपनी रूट शूट्स लीव स्टेम सब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पत्तों से हमारा एक पूरा नया प्लांट ग्रो अप हो जाता है। मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इसमें क्या है? अच्छा, अब हमें मेथड्स बता रहे हैं कि जो हम आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं प्लांट, ये सब जो अभी तक हमने पढ़े ना, ये एसेक्सुअल टेक्निक्स थी और ये नेचुरल टेक्निक्स थी, ठीक, ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे वो है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि प्लांट ग्रो करवाने के आर्टिफिशियल तरीके। ठीक, इसमें क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अडेप्टेड व्हेन पीपल पर्पसली ग्रो प्लांट्स टू मीट स्पेसिफिक नीड। The part of the plant used for this is called vegetative propagation. These methods help keep good quality of plant like taste, color and resistance and everything. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना, हम खुद से प्लांट को आर्टिफिशियली किसी मेथड के थ्रू ग्रो करवाते हैं ताकि हमें बेट अब आपने अक्सर देखा होगा जो प्लांट्स खुद ही ग्रो हो रहे होते हैं वो जल्दी येलो पड़ जाते हैं, वो जल्दी मुरझा भी जाते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स को आप खुद ख्याल कर करके ग्रो करते हो ना, इतने खूबसूरत ग्रो होते हैं वो, तो उन पे हम टेक्निक्स यूज करते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ वी यूज सम टेक्निक्स लाइक ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग, ये सब कुछ, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। हम खुद मैनुअली कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे हमें गुड टेस्ट, गुड कलर, गुड प्लांट, क्वालिटी ऑफ प्लांट हमें मिलता है। स्टेम कटिंग क्या है? Stem cutting है ना, are small segments or cut pieces of stem having at least one node. You can make new plants from some plants by placing a cut piece of a stem in water or damp soil. Roots start growing. Roots start growing from the bottom of the stem into the soil, while the top part keeps growing and making leaves. अब इसमें क्या होता है कि आपने जो है ना, सबसे पहले जो हमारा स्टेम कटिंग है, स्मॉल सेगमेंट हमने कट करना है, पीस ऑफ स्टेम हमने कट करना है, ठीक है, और उससे हम न्यू प्लांट ग्रो करेंगे। और इस कट पीस जो हमने पीस कट किया है स्टेम का, इसको हम वाटर में या सॉइल में दबा देंगे, खुद ही उसके रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब रूट्स निकलेंगे तो वो सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे और अपना पूरा फ्लावर बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। Sometimes the cutting does not start growth. Then the cut ends must be treated with a special plant hormone called auxin to stimulate the growth. Sometimes it is required to cover the top part of the cutting with plastic or a glass jar to reduce water loss. This method is often used to propagate roses, ivy, grapevines and chrysanthemums. अच्छा, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ये हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक रोज का एक प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, हमने इसका एक हिस्सा कट किया, निकाला, वो ये वाला प्लांट ऑलरेडी काफी अच्छा ग्रो हो रहा है, हमने इसके बराबर से इसकी एक ब्रांच निकाली और उस ब्रांच का स्टेम काटा और उसको मिट्टी में दबा दिया। ठीक है, मिट्टी में दबाया उसको और फिर उस स्टेम से न्यू प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इधर हमने सीड्स वगैरह नहीं डाले बल्कि हमने स्टेम डायरेक्ट लगा दिया और वो स्टेम हमने उसको पानी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया, वो खुद ही ग्रो करेगा। ये ज्यादातर जो है ना, जो आपने देखा होगा प्लांट नर्सरीज वगैरह होती हैं उसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो रोज और ऐसे प्लांट्स जो स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो बहुत जिनको खूबसूरती से ग्रो करवाना होता है, तो उनमें स्टेम कटिंग की टेक्निक अप्लाई होती है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है
कि आपने स्टेम कटिंग टेक्निक की, लेकिन आप देखते हो काफी दिन हो जाते हैं, आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा होता है, कोई रूट शूट्स लीव्स फ्लावर्स कुछ नहीं बन रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप जो है ना, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट्स की ग्रोथ करवाता है। जैसे इंसान में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी होते हैं। हम जो है ना ये ऑक्सिन हार्मोन पे थोड़ा सा जो है ना प्लांट को देते हैं ताकि वो ना अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे। अच्छा, ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या है? इसमें ये होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टू प्लांट पार्ट्स टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल न्यू प्लांट। क्या होता है इसमें, हम जो है ना आप ज्वाइन करते हैं दो प्लांट्स को ताकि वो एक सिंगल प्लांट बन जाए। This method is commonly used to reproduce desirable plant varieties like fruit trees or ornamental plants and is skilled practice often performed by great gardeners and farmers। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये एक प्लांट लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लगा हुआ है मेरे पास वाइट जैस्मीन का, यू कैन से, ठीक है। अब मुझे चाहिए जो मेरा प्लांट दूसरा ग्रो करे ना वो थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर का हो, ठीक। तो मैं जो ऊपर जो ये मैंने दूसरे प्लांट की शाख निकाली, ठीक है, स्टेम दिया, उसको मैंने निकाल के इस वाले में कट लगाया, चीरा लगा देते हैं, उसमें ग्राफ्ट कर दिया, फिट कर दिया, ठीक है, और उन दोनों को फिर बाइंड कर दिया, जोड़ दिया काफी दिन तक, इस तरीके से टेप और एनीथिंग यू कैन यूज टू बाइंड देम। और वो प्लांट में नीचे वाला तो दबा हुआ है, इसके रूट्स वगैरह सब है, ये पानी वगैरह सब ले रहा है। अब ये जो इस तरीके से ना, जैसे हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हम उसको प्लास्टर कर देते हैं काफी दिनों तक ताकि वो ज्वाइन हो जाए। ये भी वही टेक्निक यहाँ पे यूज हो रही ग्राफ्टिंग में। यू कैन से दो स्टेम्स को ज्वाइन कर दिए ताकि ये आपस में बिल्कुल यकजान हो जाए, एक जैसे मिल जाए, और फिर ये जो है ना एक साथ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने डार्क पर्पल फ्लावर का और ये जो वाइट जैस्मीन का लगाया था ना, ये दोनों आपस में ना वेरिएशन शो करेंगे। जब दोनों मिक्स करके ग्रो होंगे ना तो मुझे लाइट पर्पल कलर का फ्लावर मिल जाएगा जैसा मुझे चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स एंड फ्लावर्स और ऐसी चीजें ग्रो करवाने के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, हमने दो प्लांट्स को कनेक्ट कर दिए, एक साथ ज्वाइन करिए ताकि वो एक सिंगल प्लांट बन जाए, ठीक है। और ये काफी स्किल्ड फार्मर्स और गार्डनर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं। टू प्लांट पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन ग्राफ्टिंग, द Scion and the rootstock. The scion is the upper part of the plant which includes the desired characteristics such as specific fruit or flower traits। अच्छा, अब इसमें क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सियान है और एक स्टॉक है। स्टॉक जो है वो वाला प्लांट है जो ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ है, और सियान वो है जो हमने ग्रो करवाना है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट आए, ठीक है, जो हम चाहते हैं ना कि हमारे जो प्लांट ग्रो करके निकले इसकी तरह निकले। तो ये ऊपर से जो कनेक्ट करती है वो वाला प्लांट है सियान। The rootstock is a lower part which provides the root system and stem support। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो है पूरा स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ, ठीक। A skilled gardener make precise cut on both the scion and rootstock। The cuts are usually made at specific angles to maximize contact between the two parts। The scion is carefully attached or the two parts inserted into the rootstock। This connection is crucial for the transport of water, nutrients and other substances। अब देखें, सियान और रूट स्टॉक वाला ये जो नीचे वाला प्लांट है, इन दोनों को बहुत केयरफुली इस तरीके से कट करके कनेक्ट किया जाता है ताकि इनका आपस में कनेक्शन मैक्सिमम रहे और मैक्सिमम तरीके से दोनों कनेक्ट हो जाए, बॉन्ड बाउंड हो जाए। एंड ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी क्योंकि जब ये दोनों प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएंगे ना तभी तो इनके अंदर वाटर सप्लाई एंड फूड सप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब ये कनेक्ट ही सही से नहीं होंगे तो क्या ये ग्रो करेंगे और क्या ही इनके अंदर वाटर एंड फूड सप्लाई होगी, ठीक। Yes, why this connection is important? Because for the transport of water, nutrients and other substances between the two farms। To ensure a safe connection, हम क्या यूज करते हैं, टेप, रबर बैंड और अदर मटेरियल्स, ताकि इन दोनों को अच्छे से बांध दें और ये बिल्कुल यकजान हो जाए और इजीली ग्रो कर सके, ठीक। फिर दूसरी टेक्निक आती है क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर। इसमें क्या है, क्लोनिंग मेथड जो है इसमें
व्हाट वी यूजुअली डू कि हम जो है ना जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लोन क्या होता है? क्लोन जो है ना एग्जैक्टली सेम चीज बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक गाजर बनाई है, वो जितनी थिक है, वो जितनी लंबी है, वो जितना ऑरेंज है कलर में, एग्जैक्टली मुझे वैसी ही गाजर एक और बनानी है। तो मैं इस वाले गाजर का एक छोटा सा टिश्यू निकालूंगी और इसको मजीद आर्टिफिशियली ग्रो करवाऊंगी और मुझे एग्जैक्ट ये वाला कैरेट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्लांट आपको एग्जैक्टली ग्रो करवाना है उसी प्लांट का एक टिश्यू आप लेते हैं, उसको टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। इन प्लांट टर्म क्लोनिंग रेफर्स टू टिश्यू कल्चर। क्लोनिंग को जो है ना साइंटिफिकली टिश्यू कल्चर कहा जाता है, इन विच सिंगल प्लांट सेल को हम यूज करते हैं पीस ऑफ उस सिंगल प्लांट सेल से या पीस ऑफ टिश्यू को हम लेते हैं और उसको आर्टिफिशियली हम न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं। हम न्यूट्रिएंट्स खुद प्रोवाइड करते हैं। एसेप्टिक मीडियम होता है, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई जरासीम, कोई माइक्रोब्स वगैरह ना हो, बिल्कुल क्लीन हो, ताकि कोई जो हमारा प्लांट हो उसको कोई डैमेज ना हो। जेनेटिकली आइडेंटिकल एग्जैक्टली कॉपी है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट हम जनरेट कर सके। ये हमने गाजर ली, उसका एक टिश्यू लिया या सेल लिया, उसको हमने इस आर्टिफिशियल एसेप्टिक न्यूट्रिएंट्स फिल्ड मीडियम में रखा। मीडियम का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसमें आप कुछ रख सको और उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सको। फिर वो ग्रो होगा, उसके अंदर ग्रो होगा, इट विल फॉर्म कैलस और फिर एम्ब्रियो बनेगा। फिर एम्ब्रियो थोड़ा बड़ा होगा, लेट एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो फाइनली एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा? क्लोन ऑफ द पेरेंट। दिस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हमने एक टिश्यू लिया और उसको ग्रो करवाया। ठीक, द फर्स्ट सेल और टिनी पीस ऑफ द पेरेंट plant used in tissue culture is called explant। ये जो हमने यहाँ से पहला टिश्यू निकाल के उसको यूज किया ना, तो उसको एक्सप्लांट कहते हैं। दिस एक्सप्लांट इज प्लेस्ड इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। ये एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे जहाँ वो ग्रो करेगा, और ग्रो करके जो है ना बहुत सारी सेल्स बना लेगा, एक मास ऑफ सेल बनेगा जिसको कैलस कहेंगे। फिर क्या होगा? कैलस को हम ट्रीट करेंगे डिफरेंट चीजों के साथ ताकि उसके रूट एंड शूट्स बन जाए, और इस पूरे होल प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा? और यंग प्लांट कॉल्ड प्लांटलेट। फिर इन प्लांटलेट्स को केयरफुली हम मूव करवाएंगे इन सॉइल, नेचुरल सराउंडिंग में, और फिर वो बड़ा होगा, सॉइल में ग्रो करेगा जैसे नॉर्मली और प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।